सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम अगला अध्याय जो है क्षितिज भाग 2 का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस पाठ का सार इस वीडियो में हम करेंगे कि जो स्त्री शिक्षा के विरोध में अर्थात कुतर्क गलत तर्कों का इसमें खंडन किया गया है, जो तर्क स्त्रियों को शिक्षा न देने के पक्ष में थे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ एवं समाज के विघटन का कारण मानते थे। इसके साथ ही लेखक ने सड़ी गली परंपराओं को त्याग देने की प्रेरणा भी दी है। निबंध का सार इस प्रकार है। लेखक को इस बात का बेहद दुख है कि पढ़े लिखे लोग भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते थे। बड़े बड़े धर्मगुरु व अध्यापक भी स्त्री शिक्षा के विपक्ष में तर्क देते थे। उनका तर्क है कि पुराने संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र अनपढ़ों की भाषा में बात करते थे। इससे पता चलता है कि पुराने समय में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। स्त्री शिक्षा से समाज में अनर्थ होते हैं। वे शकुंतला का उदाहरण देते हैं कि शकुंतला ने गंवारों की भाषा में श्लोक रचा था। शकुंतला का वर्णन है ये। अब संस्कृत में नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास जिसके रचयिता हैं, और 7 अंकों का ये नाटक है। इसके नायक हैं राजा दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। तो शकुंतला ने गंवारों की भाषा में श्लोक रचा था। इससे पता चलता है कि स्त्रियों के लिए कुछ भी पढ़ना उचित नहीं था। लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनकी अनपढ़ता का प्रमाण नहीं है। संस्कृत न बोल पाना भी अनपढ़ गंवार होने का प्रतीक नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। इन धर्मों के उपदेश भी प्राकृत भाषा में ही दिए जाते थे। अतः स्पष्ट है कि प्राकृत बोलना या प्रयोग करना अनपढ़ता का प्रतीक नहीं हो सकता। जैसे हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आज भी प्राकृत हैं, जिस प्रकार से संस्कृत एक भाषा है, उसी की तरह इसी के स्वरूप में प्राकृत भी एक भाषा है। वैसे ही शोरसेनी, मागधी, पाली आदि उस समय के प्राकृत भाषाएं थी। नाटकों में कुछ ही लोगों द्वारा संस्कृत बोलने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि सब संस्कृत नहीं बोल सकते थे। जो संस्कृत के नाटक है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, ये महत्वपूर्ण नाटक जो हैं वो महाकवि कालिदास जी द्वारा रचे गए हैं, संस्कृत में रचे गए हैं। और प्राकृत भाषा में जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है जैसे सुत पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक, ये प्राकृत भाषा में रचित है। लेखक का कथन है कि प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय नहीं थे, किंतु वे प्रमाण आज नष्ट हो चुके हैं, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने समय में जहाज और विमान थे, किंतु उनको बनाने की विद्या सिखाने के प्रमाण नहीं मिलते। फिर भी हम उनके होने की बात को बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। लेकिन न जाने इसी तर्क पर हम स्त्रियों का शिक्षित होना क्यों नहीं मानते। ईश्वर ने अनेक वेद मंत्र उनके मुख से कहलवाए हैं। बौद्ध ग्रंथों में स्त्रियों की अनेक पद्य रचनाएं उपलब्ध हैं। इतना कुछ होने पर भी हम उन्हें अनपढ़ कहने पर तुले हुए हैं। लेखक ने अनेक ज्ञानवान स्त्रियों के प्रमाण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि स्त्रियां भी शिक्षित थी। अत्रि की पत्नी गार्गी और मंडन मिश्र की पत्नी का तर्क ज्ञान पूजनीय पुरुषों को भी परास्त करता है। क्या यह दुराचार है? उधर MA BA करके पत्नियों को मारना व पीटना पुरुषों का सदाचार है। पुरुषों के लिए शिक्षामृत और स्त्रियों के लिए जहर। क्या इस बात को संगत कह सकते हैं, संगत उचित? यदि यह भी मान लिया जाए कि पुराने जमाने में स्त्रियां शिक्षित थी, किंतु वर्तमान युग में स्त्रियों का शिक्षित होना अति अनिवार्य है, अतः हमें स्त्रियों को अनपढ़ रखने की चाल को छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पुराने समय में स्त्रियों के शिक्षित होने का प्रमाण उपलब्ध है। रुक्मणी की हरण कथा इस बात का प्रमाण है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, वह प्राकृत में नहीं हो सकता। लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि यदि नारी शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों की हिंसा और पापाचार भी पढ़ाई या शिक्षा का परिणाम है। इस प्रकार तो सभी स्कूल कॉलेज बंद हो जाने चाहिए। शकुंतला ने ऐसी कौन सी दलील दे दी थी जिससे दुष्यंत का अपमान हुआ हो? यदि वह उससे विवाह करके उसे बुला देता है तो क्या वह उसका सम्मान करती? इसी प्रकार राम ने भी
सीता की अग्नि परीक्षा भी ले ली थी और फिर भी किसी के बहकावे में आकर उसे पुनः त्याग दिया था। यहाँ सीता का राम के प्रति क्रोध करना उसके गंवार होने की निशानी नहीं, उसका ऐसा करना स्वाभाविक है। लेखक के अनुसार शिक्षा कभी भी अनर्थकारी नहीं हो सकती, विनाशकारी नहीं हो सकती। अनर्थ तो पुरुष भी करते हैं, अनपढ़ों और अशिक्षितों से भी अनर्थ होते हैं। जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वे अपनी अज्ञानता दिखाते हैं। ऐसे लोग तो दंडनीय हैं तथा समाज की उन्नति में बाधा डालने के लिए अपराधी भी। वस्तुतः शिक्षा बहुत व्यापक है, उसमें सीखने योग्य विविध विषय हो सकते हैं। यदि आज की शिक्षा दोषपूर्ण है और स्त्रियों को सिखाने योग्य कुछ नहीं है तो उसमें सुधार होना चाहिए। पुरुषों की शिक्षा में भी दोष है, किंतु इस कारण स्कूल कॉलेज बंद नहीं किए जा सकते। इस संदर्भ में लेखक का निवेदन यह है कि यदि शिक्षा में दोष है तो उस पर बहस होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। संशोधन यानी कि उसमें बदलाव होना चाहिए, किंतु इसे हम अनर्थकारी, विनाशकारी या फिर मिथ्या नहीं कहना चाहिए, मिथ्या, झूठ। तो ये हमारा अध्याय का सार था। तो सभी विद्यार्थी इस सार को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उसको याद करेंगे। धन्यवाद।